हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। तो यूपी टीजीटी का बैच अलग चल रहा है। एलटी ग्रेड का फिलहाल मेन का बैच चल रहा है जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ मेंस रिटन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। और जेआईसी केमिस्ट्री का अलग चल रहा है। जेआईसी केमिस्ट्री में हम गैस स्टेट खत्म कर चुके हैं। यूपी टीजीटी में मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस बनाने के लिए। ठीक है। आपको पता भी होगा जिस जो मेरे साथ पहले से जुड़ा है कि जब मैं एल्टीग्रेड पेरी की तैयारी करा रहा था उसमें लास्ट टाइम पे मैंने क्या ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वीडियो बनाई थी। और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन की वीडियो में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, रिएक्शन से रिलेटेड आए हैं। जो चीज बताई वही चीज आ गई। तो आप ये समझिए कि रिएक्शन से क्वेश्चंस आने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक से क्वेश्चन 100% आने हैं। यही मेरी कोशिश इस बार भी है कि जो यूपीटीजीटी का अपकमिंग एग्जाम है या एलटी ग्रेड का मेंस का एग्जाम जो अपकमिंग है और जो आपका जेईसी केमिस्ट्री का एग्जाम है उसमें बेस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा दूं ताकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपेयर हो तो आपके उनमें कोई भी चीज की दिक्कत ना हो और फुल मार्क्स आ जाए। फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करता हूँ कि जीओसी में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट कराया जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है। ठीक है। उसके बाद उसी बेसिक को क्लियर करने के लिए मैंने इफेक्ट कराए, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन को समझा, उन्हें देखा कि क्या होता है कैसे होता है वो सब। उसके बाद मैंने शुरू किया रिएक्शन मैकेनिज्म। वैसे तो रिएक्शन मैकेनिज्म की भी एक क्लास हो चुकी है, मैं आपको बता दूं तो कल की क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। लेकिन उन रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम शुरू करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों बताऊंगा। और उनमें क्या कुछ नया मैंने ऐड किया है वो आप देखना। जो यूपीटीजीटी का पहले पुराने लेक्चर देख चुके हैं उन्हें पता लग गया जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें मैंने नई ऐड की है, कितना कुछ उसमें मैंने बढ़ा दिया है। और वो बढ़ाया भी क्यों है, रीजन क्लियर है कि भाई एलटी ग्रेड में जिस तरह का पेपर आया हम उसको सोच के चल रहे हैं, हम अपनी तैयारी को स्टैंडर्ड लेवल पे लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज है। अब ऐसा नहीं कि मैं पुरानी चीजों पे ही टिका रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से हम तैयारी करें। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक तो आपको पता ही होगा क्या होता है कि कोई एक चीज दूसरे को प्रतिस्थापित करती है। ठीक है। अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मीन्स दैट वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम called the living group is substituted by a nucleophile or an electrophile। जनरली क्या होता है कि एक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल्स किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, कोई एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। ये इसमें कहानी होती है। ठीक है। अब जो एक न्यूक्लियोफाइल है जो आया उसे तो हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। अब जो जा रहा है उसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। ठीक है। ये इसमें कहानी शॉर्ट में है। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टर, इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया। अब ये छोटी सी चीज देख के तो आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम कर लेंगे। आज मैं इसमें भी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप सोचोगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अच्छा हाँ ये नहीं पता था। दैट्स माई गारंटी। तो देखो, मैं आपको एक चीज लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने ये देखा कि एलटी ग्रेड में उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, तो आज मैं स्टेटमेंट इसमें क्या हो सकती है, डिटेल क्या हो सकती है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस मैकेनिज्म की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन चीज क्या होती है। तो ये कहते हैं जब कोई प्रतिस्थापित समूह को इलेक्ट्रोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कि कोई एक प्रतिस्थापित समूह होता है, लिविंग ग्रुप होता है, उसको कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, वहां पे जुड़ता है और उसको हटा देता है। तो ये चीज होती है। अब हमें पता है बेंजीन जो होता है, बेंजीन जो होता है उसमें C6H6 होता है। वैसे तो अगर मैं देखूँ तो इसमें किसी चीज के जुड़ने की जगह नहीं है, लेकिन जब Cl प्लस आता है दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आके जब जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है, हाइड्रोजन अलग से निकल जाता है। सिमिलरली फॉर द NO2, NO2 भी एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आता है, यहाँ पे जुड़ता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, कंसेप्ट हो गया किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है। तो ये रिएक्शन इस स्टेप से होती है। अब मेन चीज क्या है, इसके हम मैकेनिज्म को समझते हैं। और मैकेनिज्म में 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिल्म से रिलेटेड क्या चीजें अलग हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म लिखने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एलटी ग्रेड की एक वीडियो डाली है जिसमें मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया। तो उसमें मैंने ये बताया था कि हिंदी में कुछ वर्ड इंग्लिश के आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
और यहाँ पर जो हमारे हिंदी के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टाइप की कि भाई मुझे सर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहे, तो आप बता देना, वैसे हिंदी में बोलता रहता हूँ तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो देखो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके मैकेनिज्म में ना मेनली 3 स्टेप हैं और वो सबके मैकेनिज्म में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप है। नंबर 1 में होता है दैट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, स्टेप नंबर 1। ओके, कि एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब मान लो हम अभी जो पिछली रिएक्शन थी सीएल वाली वो देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि लुईस एसिड लाइक FeCl3 अटैक्स ऑन Cl2, ठीक है, Cl2 यूज होता है इसमें, तो Cl2 पर कौन अटैक करता है? FeCl3 अटैक करता है एंड फॉर्म अ क्लोरोनियम आयन। क्या बनाता है? क्लोरोनियम आयन बनाता है। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमो हो तो ब्रोमिनियम आयन हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी टाइप से ये चीजें आगे हो जाएंगी। अब ये क्लोरीनियम आयन कैसे बनना, देखो Cl है, दैट इज Cl2, Cl2 पर FeCl3 ने अटैक करा, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक के पास जाते हैं। अब ये जब एक के पास जाएंगे तो दूसरे के पास रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि FeCl3 एक लुईस एसिड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहां से जाके जुड़ जाएगा, दैट इज ये FeCl4 नेगेटिव बना के रहेगा, ठीक है। अब यहां से जो ये क्लोरोनियम आयन बना है, ठीक है, यही हमारा मेन इलेक्ट्रोफाइल है। अब एक स्टेप तो हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या आता है? ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। अब ये जाके अटैक करेगा, तो आपको पता है कोई अभी कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बना, ठीक है, तो ये डायरेक्टली बेंजीन जो रिंग है उस पर अटैक करेगा। नाउ अटैक ऑफ Cl पॉजिटिव ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एंड फॉर्म एन अरेनियम आयन, और ये क्या बनाता है? एरेनियम आयन बनाता है। अब ये अरेनियम आयन ही क्यों बना था उसको समझाऊंगा पूरे स्टेप वाइज। देखो, जो बेंजीन रिंग होता है वो आराम से अपना मजे में खूब बॉन्डिंग ही बॉन्डिंग, इस पे आ गया Cl पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो बेंजीन रिंग क्या करता है कि किसी एक पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेता है। अब वो जब पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे चला जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसमें से ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो गए और इस वाले पे आ गए, ऊपर वाले पे आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि फुल एरो है तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उसके ऊपर पॉजिटिव अटैक हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव जाके उसके ऊपर जुड़ गया, यानी ऊपर की साइड Cl जुड़ गया। लेकिन फिलहाल में अभी एक कंडीशन मजेदार हो रही है कि जब Cl जुड़ा हुआ है ना तो वहां से H अभी हटा नहीं है, H नहीं हटा है, और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच थे तो किसी एक पे चलेगा जिसपे Cl जुड़ गया, तो दूसरे पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज बन गई। अब हमें पता है अगर बेंजीन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज होता है तो रेजोनेंस होना क्लियर है, तो इसमें क्या होता है? रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड ऐसे आता है तो इसका जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है डिस्पर्स होकर नीचे आ जाता है और बॉन्डिंग कुछ ऐसे हो जाती है। फिर आगे क्या होगा? ये वाले बॉन्डिंग यहाँ आ जाएगी और ये चार्ज डिस्पर्स होके वापस चला जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रेजोनेंस हो रही है। तो एक चीज और है कि अरेनियम आयन में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। एक चीज तो क्लियर हुई, इसमें रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, जो बुक में बना हुआ भी आपको मिल सकता है, उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने Cl और H ऊपर दिखाई तो दिखाओ, ठीक है, और बीच में जो इसमें पॉजिटिव चार्ज था वो घूम रहा था, तो इस तरह से उसे दिखाया जाता है, दैट इज रिंग में। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर अब आपको सेकेंड स्टेप रिलेटेड स्टेटमेंट शुरू कर दिया जाए दैट अटैक ऑफ Cl पॉजिटिव ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म द अरेनियम आयन which get stabilized by the resonance hybrid या resonance, is it clear? yes or no? बिल्कुल सही, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एक चीज। एंड सेकंड थिंग, दिस इज द स्लो स्टेप, ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, अटैक जो होता है, ठीक है, वो स्लो स्टेप होता है, और ये स्लो स्टेप होने के साथ साथ क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ठीक है, स्लो भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। चलो ये हो गया। अब तीसरी चीज क्या है? अब तीसरी चीज हमें पता है, अगर बेंजीन के ऊपर जो अभी हमने बनाया अरेनियम आयन उस पे Cl भी है और H भी है, अगर H हट जाए, अगर H हट जाए तो तुरंत से हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़िया मजेदार Cl उस पर जुड़ जाएगा। बस अब वही करना है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या बनता है?
गेट डीप्रोटोनेशन ऑफ अरेनियम आयन। अरेनियम जो आयन है उसका क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। हमारी जो अभी अरेनियम आयन था, ये वाला मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ Cl था, यहाँ H था, इसके ऊपर FeCl4 नेगेटिव आके अटैक करता है। डीप्रोटोनेशन होता है मतलब ये एक हाइड्रोजन छीन के ले जाता है। अब FeCl4 भी पूरा तरीके से मतलब एक बढ़िया बॉन्ड तो नहीं है ना, उसने तो Fe को अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, ठीक है। तो वो क्या कहता है, Cl भैया एक काम करूंगा, मैं भी निकलूं, मैं भी Fe से निकल जाऊंगा। तो कुल मिला के इसके ऊपर Cl रह जाता है, ठीक है। जो बेंजीन रिंग है वो इसके इलेक्ट्रॉन छीन के अपना बॉन्डिंग पूरी कर लेता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक। प्लस HCl बनता है और प्लस FeCl3 बनता है। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो शॉर्ट में तो एक स्टेप में भी दिखा सकते थे, मतलब एक रिएक्शन हम लिख देते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट देखी जाए तो वो ये है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर, ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा, तीनों स्टेप क्लियर है। पहले में क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है, जिसके कारण एरेनियम आयन बन रहा है, जिसमें रेजोनेंस भी होती है, ठीक है, रेजोनेंस भी होती है, और साथ साथ वो जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि रिएक्शन का रेट भी उसी पे डिपेंड करता है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो अरेनियम आयन है उससे एक हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट इज प्रोटॉन निकल रहा है। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन निकल रहा है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। और ये सारी रिएक्शन हो रही है। अब इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हमें समझ में आया, और फाइनली क्लोरोबेंजीन जो है हमारा बन गया। अब बात करते हैं कि अगर मान लो एक और एग्जांपल अगर हम ले, एंड अगर हम पढ़े नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या होगी, वही होगी, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो किस चीज से बनता है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल किस चीज से बनता है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमें पता है जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम दो चीज का यूज करते हैं, एक यूज करते हैं H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। अब इन्हीं दोनों से मिलके हमारा नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, प्लस इसमें बनता है एक HSO4 नेगेटिव, प्लस बनता है H2O, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है, ठीक। अब यही जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, सेम तरीके से एरेनियम आयन बनता है, बाद में एक हाइड्रोजन निकलता है और रिएक्शन हो जाती है। तो कुल मिला के अगर मैं लिखना चाहूँ एक ही रिएक्शन में, तो ये हमारा बेंजीन है, NO2 पॉजिटिव आया, ठीक है, NO2 पॉजिटिव आया, ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, और फिर नाइट्रोस पे जुड़ भी गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें से हाइड्रोजन जो निकला वो H2SO4 के साथ चला गया, ठीक है, वो H2SO4 बना गया। ये चीज है कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर समझ में आई। तो मैंने दो स्टेप में लिख दी, तीसरा स्टेप मैंने हाइड्रोजन प्लस HSO4 नेगेटिव वाला नहीं लिखा, वो आप लिख सकते हो। समझ गए, इतनी बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो नाइट्रेशन हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, पहले रिएक्शन लिखूंगा और फिर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज अ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब आपको ये तो पता लग गया जो इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है, ठीक है, जनरली वो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है। अब हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कर रहे हैं, मैं रिएक्शन पहले लिख रहा हूँ फिर क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जब हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या जुड़ता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ता है SO3H। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या जुड़ता है, SO3H जुड़ता है, ये जुड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये जुड़ता है, ठीक है। और प्लस इसमें से अगर हम बात करें तो क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब मुझे बताओ सल्फोनेशन में आपके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल क्या है। मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, आपको इसमें इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है SO3H नेगेटिव या पॉजिटिव, सेकंड H2SO4, थर्ड HSO4 नेगेटिव, फिफ्थ SO3, एक फोर्थ SO3, एंड फिफ्थ एक और ले लो OH नेगेटिव। इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा इसका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। आराम से सोचना और बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो आराम से सोचना और बताना।
ओके, ठीक है, सबने वही बताया जो मुझे पता था, दैट इज SO3H, वही बताना था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक मजेदार बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नोट कर लेना आप, ठीक है, वो है, कोई और ऑप्शन चेंज करना चाहोगे? ठीक है, मैं बताता हूँ, वो है फोर्थ, SO3। इसका इलेक्ट्रोफाइल ये है, SO3 है, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा, ठीक है, यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप बतानी है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया कि SO3। अब ये है क्यों, इसका रीजन बताऊंगा, पहले बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो बनता कौन से में स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, तो वही बता रहा हूँ बस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जनरेशन हो कैसे रहा है वो देखो। इसमें क्या होता है, हम H2SO4 लेते हैं, जिसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक तो बनाते हैं SO3, एक बनाते हैं H3O पॉजिटिव, एक बनाते हैं SHO4 नेगेटिव, ये बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान दो कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, जनरली सब सोचते हैं कि HO3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। अब क्यों काम करता है, बिकॉज इसके केस में ऑक्सीजन के साथ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, होता क्या है कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, वो भी 3। अब मुझे पता है इसमें एक तो रेजोनेंस होता है, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में वो पढ़ी है लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड वाले में आता है, तो उसमें पता है इसमें रेजोनेंस होती है। अब होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कंपैरिजन में जो सल्फर होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर पॉजिटिव होता है, इसलिए इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 एटम जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सल्फर के से तो ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट बिहेव एज, कैसे काम करता है बताओ जल्दी से, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा लगा ये चीज़? अच्छी है, समझ में आई बात? तो ये नोट कर लेना अपने पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ ये खत्म होता है, अब चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। अब हमारी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह। अब यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, और उसकी जगह आके जुड़ जाता है। इसमें मेन चीज हमारे पास क्या है कि हम इस स्टेप को देखते हैं। तो जब इसमें हमें ये पता लगता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक दूसरे जो न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर रहा है, जनरली कौन सा न्यूक्लियोफाइल किसको हटाएगा, ये डिपेंड के बजाय यहाँ पर मेन चीज ये है जानने के लिए कि क्या हटने वाला ग्रुप हट भी सकता है या नहीं। सेकेंड थिंग कि क्या ये कार्बोकैटायड बन भी सकता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हम कहते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, तो जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग वाला होगा और जो ये है वीक वाले को हटा रहा है। लेकिन जनरली इस केस में ऐसा होता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये चीजें, अभी पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा कि जो आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारा मेन मॉलिक्यूल है जिसपे सारी रिएक्शन होनी है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये चीज जरूरी है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिख दिया कि वही रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं है। वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी रिएक्शन देगा, ठीक है, और गुड न्यूक्लियोफाइल होगा अगर मॉडरेट वाला है तो भी रिएक्शन देगा। तो ये चीज आप जान लो, एक बात क्लियर होगी। तो मेनली चीज हमारी क्या है कि जो रिएक्शन में है हमारा जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा, कि जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है, दैट इज सबस्ट्रेट जो है, वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बनाता है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बिहेवियर कैसा है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि केवल स्ट्रॉन्ग ही वीक को निकालेगा, ठीक है। चलो, अब इसमें हो क्या रहा है देखो आप सिंपली कि न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और इस एक्स को निकाल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब ये भी दो टाइप की है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, क्योंकि बिना इनके आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरा समझ ही नहीं सकते, ठीक है। सो दीज अटैकिंग रिएजेंट आर नेगेटिव और द न्यूट्रल हैविंग द वन लोन पेयर। ये अभिकर्मक जनरली ऋणावेशित होते हैं और या फिर अनावेशित होते हैं जिनके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एंड दे अटैक द न्यूक्लियस और पॉजिटिव सेंटर। अब ये किसको अटैक करेंगे, ये जनरली न्यूक्लियस या पॉजिटिव सेंटर को अटैक करते हैं,
ठीक है, एंड दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और लुईस बेस। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, लुईस बेस कौन से होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है नेगेटिव वाले, दैट इज एच नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, आर ओ नेगेटिव, आर सी ओ नेगेटिव, आर सी ट्रिपल सी नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ न्यूट्रल वाले आ जाते हैं एच टू ओ, आर ओ एच, आर ओ आर, एन एस थ्री, आर एन एस टू, आर टू एन एच एंड आर सी एन। ये सब आ जाते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हाँ सुधांशु जी, देखो मैंने आज ये क्लास इसलिए ली है क्योंकि आज थोड़ा सा एक तो कम टाइम था, और दूसरी बात ये लेक्चर आपके लिए मतलब जीआईसी वालों के लिए भी और जो हमारे टीजीटी वाले हैं उन सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना 2 क्लास नहीं हो पा रही तो एक क्लास में ही ऐसा टॉपिक कराया जाए जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और गैसेस स्टेट वाले के मैं आपको बता दूं कि नोट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन होने हैं, वो भी आधे वाले पार्ट के जो बचे हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। ठीक है, कोशिश ये थी कि क्लास अब कंटिन्यू जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को मैंने क्या करा, मैंने आपको सारे न्यूक्लियोफाइल्स का चार्ट बना दिया कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कब यूज होगा। एक तो ये चीज जो है वो मैंने अभी इंक्लूड की है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था। और क्वेश्चन क्या आ रहा था मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा डाउट भी यहीं से आते हैं सब लोगों के। आपको ये नहीं बता, ये पता नहीं लग रहा था उन्हें कि कौन सा कब रिएक्ट करेगा, कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बहुत डाउट था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी पूरी की पूरी एक टेबल बना दी। ठीक है, जिससे आपको ये समझने में ईज़ी हो जाए कि हमें कैसे इनकी तैयारी करनी है। तो आपको सबसे पहले तो अब यही पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा न्यूक्लियोफाइल किस तरह का बिहेव करता है। ठीक है सर, माइंड मैप भी उसको बनवा देंगे आपको। ओके, चलो हम बात करते हैं अभी न्यूक्लियोफाइल की प्रबल नाभिक रागी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हमारा कौन सा आता है, ओ एच नेगेटिव, आर ओ नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, आर सी ट्रिपल सी नेगेटिव, ठीक है, आई नेगेटिव, एस एच नेगेटिव एंड एन थ्री नेगेटिव। ठीक है, एन थ्री नेगेटिव। ये सारे के सारे जो है एस एन टू रिएक्शन की प्रेफरेंस दिखाते हैं, अपने पास नोट कर लेना, लिख लेना। ये अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और आवेशित होते हैं, चार्ज होते हैं। इसलिए कार्बन आयन बनने का इंतजार नहीं करते और तुरंत आक्रमण करते हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ से इतनी चीज तो पता लगी होगी कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं सारे के सारे SN2 को फॉलो कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है, ये कार्बन आयन बनने का इंतजार ही नहीं कर रहे, ये इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहे कि कब पहले कैटायन बने अलग से फिर हम जाके अटैक करें, नहीं, ये क्या करेंगे, ये तुरंत जाके अटैक करेंगे। इसीलिए आपको पता है SN2 जो होती है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है। अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, बाकी तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो वो वन स्टेप रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि उस पर अटैक करने वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इंतजार ही नहीं करते कि कब कार्बोकेटायन बने। ये कहते हैं भैया हम जाएंगे ना अपने आप बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेंगे तो दूसरे को निकाल देंगे, हम जुड़ जाएंगे। ऐसा काम करते हैं ये। तो समझ गए ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अब समझ में आया कंसेप्ट क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, अब बात करते हैं वीक। अब ये वीक है। ठीक है, वीक होने में देखो H2O, ROH, अल्कोहल या CH3COH, इस टाइप के ये सारे वीक हैं। अब ये वीक है, जनरली उदासीन है, इनके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। अब चार्ज नहीं है तो लगभग स्टेबल है। भाई चार्ज अगर नहीं है तो स्टेबल ही तो है। लॉन पेयर तो किसी को दे सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो लॉन पेयर इन स्टेबल अनस्टेबल कर रहा है, नहीं। तो न्यूट्रल है और थोड़े से स्थायी होते हैं। और ये तब तक आक्रमण नहीं करते जब तक कि शक्तिशाली कार्बन आयन ना बन जाए। इट मीन्स कि ये जब तक कार्बोकेटायन अलग नहीं होगा तब तक ये अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, इनके लिए क्या जरूरी है कि पहले कार्बोकेटायन बनेगा तब हम जाके अटैक करेंगे। इसलिए SN1 को फॉलो करते हैं। और हमें पता है SN1 टू स्टेप रिएक्शन है। और टू स्टेप में पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है, वो क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटायन पर, अब आपको समझ में आ गया होगा, यस वेरी गुड, कार्बोकेटायन पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन से वाले, वीक वाले, वो अटैक करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं क्योंकि ये कार्बोकेटायन बनने का इंतजार करते हैं। क्योंकि ये वीक है ना, तो बनने का इंतजार करते हैं। अब देखो एक चीज समझ में, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये उस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि वो कार्बन के साथ बिहेव कैसा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, कि अगर कार्बोकेटायन नहीं बनना
बढ़िया तरीके से नहीं बनना तो हम जाके बना लेंगे, और अगर आराम से बन सकता है तो ये वीक वाले हैं कि भाई पहले बन जाने दो फिर हम जाके अटैक कर लेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो मॉडरेट होते हैं, इन्हें मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NH3, RNH2, RCO नेगेटिव, ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे SN2 को फॉलो करते हैं, ये SN2 को फॉलो करते हैं, लेकिन विलायक सॉल्वेंट के आधार पर इनका व्यवहार बदल जाता है। इसका मतलब कि इनके साथ कैसा सॉल्वेंट देंगे आप, उसके बेस पे इनका बिहेवियर बदल जाएगा। यानी सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, अगर आपको पता हो तो। एक तो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरे क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उनके बिहेव पर इनका बिहेव बदल जाता है। वो क्या चीज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो पहली चीज आपको अभी फिलहाल क्या याद रखनी है, अभी फिलहाल याद रखनी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट और वीक न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट। इन दो से मैं आपको काफी सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल की कहानी ये वाली समझ में आई? और ये टेबल बना लेना, आई गारंटेड कि कोई रिएक्शन शायद इनसे अलग ना हो, या वो आपको ना समझ में आए पूरा मैकेनिज्म के साथ, फिर एग्जामिनर चाहे कुछ भी पूछ ले। आ गई है समझ तो जल्दी से लिख दो। जी बिल्कुल सर, SN1 में इन्वर्जन होता है, आप बिल्कुल सही बोले। ठीक है, बढ़िया है। और जब अभी आएगी ना तो बाकी चीजें आपको तब क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या चीजें होती हैं या नहीं होती। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल से जुड़ी हुई एक चीज और है, वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, वो भी याद रखो, क्योंकि मैंने कहा ना अब तो बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीजें, अब बता रहा हूँ डिटेल में बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझो। अगर मैं आपको कहूँ कि RO नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? RO नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बताओ। ये A, ये B, विच ऑफ दीज टू इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? ठीक है सर, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक भी बता दूंगा, न्यूक्लियोफाइल खत्म होने दो उसके बाद ही बताता हूँ। इसी में बताना ही है, वो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, बताना जरूर है, बताएंगे भी जरूर। ठीक है, OH इज स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। और हमें भी यही लगता है कि OH स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स, हम एसिड और बेस कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें ना तो RO नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव। ये पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है। अब बात करते हैं कि सर याद नहीं होने का क्योंकि टिपिकल सा है। अब समझा दो तो याद हो जाएगा, क्यों है स्ट्रॉन्गर, क्यों है समझो। हम न्यूक्लियोफाइल किस चीज को कह रहे हैं, हम न्यूक्लियोफाइल उस चीज को कह रहे हैं कि वो कितनी जल्दी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और मुझे बताओ, अगर मैं आर की बात करूं और ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही एक नेगेटिव चार्ज है, तो आर भी तो उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। भाई अगर मैं आर की जगह CH3 लगा देता तो आपको एकदम समझ में आता। बिल्कुल सही, जो आपने रीजन लिखा वो रीजन RO नेगेटिव पे अप्लाई होता है। भाई आर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई जो RO नेगेटिव है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है रेदर देन OH नेगेटिव के। OH नेगेटिव के मुकाबले RO नेगेटिव ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये कंफ्यूजन जो होता है वो यहाँ पे क्लियर कर लेना। ठीक है, RO ज्यादा अच्छा या प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्योंकि लिख लो, क्योंकि R शो पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियोफाइल के पास तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना अच्छा क्या होगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल होगा। एक बात क्लियर होगी कि नहीं? अब बताओ मजा आया कि नहीं समझने में? अब ये किसी बुक में शायद आपको लिखा ना मिले, ढूंढते रह जाना, मिलेगा नहीं।
और यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना रहा। यस। अब चलो अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात बताना कि अगर मैं बात करूं NH3 या फिर RNH2 की, एंड OH नेगेटिव, या फिर OH नेगेटिव छोड़ो, RO नेगेटिव, RO नेगेटिव, इनमें से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? चलो इन दो का कंपेरिजन करो, RNH2 एंड RO नेगेटिव, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा प्रबल न्यूक्लियोफाइल है? सोचो। अब आप सोचोगे सर RO नेगेटिव होगा, बिल्कुल मुझे पता था यही होगा। अब इसमें भी नहीं होता, इसमें भी RNH2 होगा, बिल्कुल सही। RNH2 जो होगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों होगा? समझो, RO नेगेटिव ठीक है, सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, दोनों के दोनों प्लस R इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन समझो N जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम करता है, नाइट्रोजन नहीं करता। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट ऑक्सीजन। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। एंटर्स ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी तो वो क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा लॉस करेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो ये चाहेगा भैया इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे। एंड दस RNH2 जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ दीज। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? अच्छा लगा जान के। और खासकर ये कंसेप्ट RO नेगेटिव से ज्यादा भी जब H2O या RNH2 इनका कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें ज्यादा बेहतर काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होने चाहिए, इनके बिना आप रिएक्शंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? ओके, अब मैं आपको ये समझाता हूँ जो आप पूछ रहे थे, दैट इज पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, जिनमें जिनमें हाइड्रोजन होती है। ठीक है, जैसे कि H2O, H2S, HS, ये सारे के सारे। और अगर मैं बताऊं तो अल्कोहल, ये सारे के सारे प्रोटिक है। प्रोटिक मतलब इनमें प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है। ठीक है, और सारे के सारे ध्रुवित है। ध्रुवित भी इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज्यादा होती है। एंड दस दे आर कॉल्ड द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय विलायक। ठीक है, क्लियर समझ में आए बात? पोलर प्रोटिक। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटिक कौन से? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अब ये तो समझ में आ रहा होगा, एप्रोटिक मतलब जिनमें प्रोटॉन नहीं है, जिनमें H प्लस नहीं है, जिनमें H पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ध्रुवन होता है। ध्रुवन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा बैलेंस, मतलब कम बैलेंस, इम्बैलेंस होता है। ठीक है, वो चीज है। अब उनमें एग्जांपल लो, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, किसका सबसे बेस्ट बोला जाता है? DMF। सुना है या नहीं सुना? चलो, DMF की फुल फॉर्म होती है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। डाइमिथाइल के आगे NN और लगा लो ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या होता है सुनो, फॉर्मामाइड क्या होता है? पहले ये है फॉर्मामाइड है ये। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है फॉर्मामाइड का है, लेकिन जनरली फॉर्मामाइड अगर मैं लिखूंगा सिर्फ फॉर्मामाइड तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लगाऊंगा हाइड्रोजन। लेकिन क्योंकि मैंने लिखा NN डाइमिथाइल तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की वजह CH3 होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड NN। यानी दोनों जो मिथाइल है वो N से जुड़े हुए हैं, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, ये है DMF। अब मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है ये एक पोलर है, पोलर कंपाउंड है?
एप्रोटिक तो है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो कार्बन है हाइड्रोजन से जुड़ा, मतलब जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो निकलेगा नहीं। ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो भाग जाता, ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा जुड़ा होता तो भी भाग सकता था, लेकिन ऑक्सीजन से भी नहीं है, नाइट्रोजन से भी नहीं है, कार्बन से है जो कोवेलेंट बॉन्ड से है, तो ये तो भागेगा नहीं। ठीक है, तो ये एप्रोटिक तो समझ में आता है। और पोलर भी इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर सकता है, बताओ, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। समझ गए, हाँ या ना? तो ये है हमारा एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और भी होता हूँ एग्जाम्पल, एक होता है जो मुझे याद आ रहा है, डीएमएसओ। ठीक है, डीएमएसओ ये भी होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, अब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बहुत इजी, समझो, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन, बाकी दो CH3, दिस इज कॉल्ड द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर भी दिख रहा होगा, क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज अ पोलर। ठीक है, और एप्रोटिक भी है। एक और होता है एचएमपी है, एचएमपी है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, बना के भी देता हूँ, चलो। हेक्सामिथाइल फोस्फोनामाइड, फोस्फोरामाइड, फोस्फोरामाइड। देखो मैंने कैसे याद कर रखे, मैंने याद कर रखे टुकड़ों में, जैसे इनका नाम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड। अब हेक्सामिथाइल, पहले फोस्फोरामाइड बनाता हूँ। फोस्फोरामाइड का मतलब क्या हुआ कि फोस्फीन, दैट इज फोस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, ये मेरा फोस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो गया। अब इस पे अमाइड, दैट इज 3 नाइट्रोजन है, ठीक, और उन 3 नाइट्रोजन पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, एंड दिस इज कॉल्ड हेक्सामिथाइल। 6 मिथाइल हो गए, हेक्सामिथाइल। फोस्फोर, दैट इज फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का ग्रुप। और अमाइड इसलिए है क्योंकि जब किसी सबस्टेंस जैसे कि कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो उसे अमाइड कहते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा है तो इसलिए कहते हैं फॉस्फोरामाइड। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ये तीनों के तीनों क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, क्लियर हुआ? तो भाई मैंने ये भी क्लियर कर दिया, मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। ठीक है, सबको अच्छा लगा? ये सब चीजें बेसिक चीजें थी, लेकिन बहुत अच्छी चीजें थी। अब तो लग रहा है कि जीआईसी लेवल का है, अब तो लग रहा होगा कि जीआईसी लेवल का है। अब टीजीटी वालों को भी लग रहा होगा हाँ आज हमने कुछ बढ़िया एडवांस पढ़ा है। तो मेरी तरफ से तो जैसा भी एग्जाम्स होते रहेंगे उनका जो भी कुछ मुझे नया मिलेगा मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज पे जो आज हमें करनी ही करनी थी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कहानी पढ़ के आगे पूरी अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ लिया। अब हम चलते हैं इनके टाइप ऑफ रिएक्शन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहली आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द SN1। और दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, SN2। अब जिसने अभी पहले लिखा था कि SN1 में कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, तो प्लीज वो चीजें सारी ध्यान से सुनना। ठीक है, तब तो बीच में थे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने हाँ बोलते थे, लेकिन अब चीजें समझ लेना। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SN1। अब यहाँ पे जो यूनिमोलिकुलर आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है, एक मॉलिक्यूल, ये इस रिएक्शन के बारे में काफी सारी चीजें बताता है। ठीक है, ये बताता है कि हमें रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स कैसी है। ये क्या बताता है, रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स कैसी है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब कि रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एंड दस इट इज से दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, कि कॉन्सेंट्रेशन केवल एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और वो रिएक्टेंट कौन सा होता है, वो होता है मेन आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, ये चीज है। और इसी की वजह से क्योंकि केवल एक मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक अणु इसलिए कही जाती है क्योंकि इसकी जो केमिकल काइनेटिक्स है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और वो भी हमारा मेन सब्सटेंस होता है।
समझ गए हाँ या ना? एक चीज क्लियर हुई। सेकंड थिंग, SN1 रिएक्शन आर कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, ठीक है, सच एज वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, अभी समझा के आया हूँ, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉलो द SN1 रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि जो हाइड्रोलाइसिस है टर्शियरी ब्यूटाइल का, वो क्या फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, याद कर लेना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, क्लोराइड है तो Cl आएगा, Cl और इसके ऊपर 3 CH3। दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीसी नेम है इसका 2-क्लोरो 2-मिथिल 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, पीछे लिखा हुआ नहीं है शायद, तो हाँ लिखा हुआ है 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 चरणों की प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो SN1 जो है वो स्टेप को डिनोट नहीं कर रहा कि ये एक स्टेप है 2 स्टेप, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये डिनोट करता है रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स को, कि वो जो केमिकल काइनेटिक्स है दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन द वन सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने जो स्टेप नंबर 1 लिखा है ये 2 स्टेप में है, तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में लिखनी पड़ेगी। तो जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है दैट द पोलराइज्ड CX बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकेटायन एंड अ ब्रोमाइड आयन। इट इज अ स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, समझ गए। अब अगर हम ब्रोमाइड के साथ देख रहे हैं, हम किसका देख रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि हम ब्रोमाइड आयन लिखा, हैलाइड भी लिख सकते हो आप। तो होता क्या है कि जो ब्रोमाइड है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ रिएक्शन, CH3C, एक और। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ब्रोमाइड है ये इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, टूटता है, ठीक है, और टूटने के साथ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाता है, Br पे। तो जैसे वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दस इट इज अ कार्बोकेटायन। ये एक कार्बोकेटायन हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कि स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, कह सकता हूँ, ऑब्वियसली कह सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये स्लो स्टेप था और डेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि सेकंड स्टेप में that a carbocation is then attacked by the nucleophile to complete the substitution reaction। कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़कर प्रतिस्थापन पूरा करता है। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल हमें जोड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो आता है, इस कार्बोकेटाइन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं इसके आगे की बात करूं, ये वाला उठा के लेके आऊंगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, और इस पे मान लो मैंने कह दिया OH नेगेटिव आ रहा है, तो OH नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा, बस, और रिएक्शन खत्म। तो कुल मिला के इसमें हमने ये देखा कि जो हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड था उससे हमारा अल्कोहल बना, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्लियर, ये इसका पूरा एग्जांपल है जो मैंने बताया कि Br था, OH नेगेटिव आ रहा था, OH नेगेटिव जो आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और यहाँ Br को हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ये छोड़ के जा रहा है, लिविंग ग्रुप कहेंगे। तो OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो आ रहा है अटैक करने के लिए, Br जो है लिविंग ग्रुप है वो जा रहा है, ठीक है, और फिर OH इससे जुड़ जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो आई थिंक अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पक्का सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अब सुनो, हमने SN1 के बारे में क्या पढ़ा, वो चीजें अप्लाई करो। सबसे पहली चीज, जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो रेट होता है सिर्फ एक जो मेन सबस्ट्रेट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं दैट ऑफ कि
SN1 reaction of tertiary butyl bromide with KOH। ठीक है, KOH की टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करो। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वही हमारा ब्रोमाइड वाला जो अभी दिखाया था, ठीक है, और KOH जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। तो मेन चीज है कि इस पर ही हमारी जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स वाई, क्योंकि एक ही सबस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा जो KOH था उस पर डिपेंड नहीं करा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करा, इसलिए इसको हम कहते हैं SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। दूसरी सबसे जरूरी चीज, इट टेक्स प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H दे देते हैं। ठीक है, जनरली तो ये आराम से हो सकती है। ओके, थर्ड थिंग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ साथ तीसरी चीज क्या है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस, तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। 2 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, पहले कार्बोकेटायन बनेगा। और स्टेप टू क्या है, अटैक ऑन कार्बोकेटायन बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल था वो कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट स्टेप है ये है हमारा स्लो स्टेप, एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 का शॉर्ट रिवीजन ये है। अब इतनी बात तो हमें समझ में आती है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि क्या SN1 सारे के सारे सब्सटेंस बिल्कुल इक्वली देते हैं, नहीं देते। अब उसमें हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है। सबसे पहली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। अगर हमारे पास आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स आ जाए तो कौन अच्छी तरीके से SN1 रिएक्शन देगा, ये समझो। इसमें ऑर्डर जो होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यानी कि जो 3 डिग्री हेलोएल्केन्स है वो अच्छे से SN1 रिएक्शन देंगे। ठीक है, और जो 1 डिग्री है वो बहुत कम SN1 रिएक्शन देते हैं। अब रीजन क्या है, रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी अच्छी SN1 रिएक्शन। अब स्टेबल किस में होगा, ऑब्वियसली 3rd डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। भाई 3 डिग्री में क्या होता है, तीनों ओर से प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, और ये स्टेबल हो जाता है, अगर एक्स निकल के भी चले जाए तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए 3 डिग्री वाला बहुत इजीली जो है SN1 रिएक्शन देता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। तो एक ऑर्डर तो ये याद रखिएगा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में सबसे तेज SN1 रिएक्शन 3 डिग्री वाले देते हैं। तो SN1 में हमें ये पता लग गया कि 2 स्टेप है। पहली बात, मॉलिक्यूलरिटी एक है, स्टेप 2 है। ठीक है, और कौन सबसे अच्छा देगा, ठीक है, वो कौन होगा, 3 डिग्री। ठीक है, तो हेलो एल्केन कौन सा है, 3 डिग्री। ये तो याद कर लोगे 1 to 3 SN1 में, 1 से शुरू हो जाओ 1 to 3। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अब अगर मान लो हेलो एल्केन्स में ये आ जाए कि अलग अलग हमारे हेलोजन एटम है, तब क्या होगा, तब सुनो, RI की रिएक्शन सबसे तेज होगी, फिर RBr की, फिर RCl की और RF की। अब ये रिएक्शन तेज क्यों होगी, क्योंकि जो R और I है इनके साइज में फर्क होता है, और I जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं तो जो I होगा वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है रेदर देन FK। ठीक है, इट इज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी से निकल सकता है, और जल्दी से निकल सकता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी तेज करेगा। ठीक है, तो इनमें ऑर्डर भी लिख लो, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। दिस इज द लिविंग ग्रुप ऑर्डर। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। तो हो गया एक और चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो कि हेलो एल्केन्स में से कौन सी जल्दी देंगे, 3 डिग्री वाले देंगे, जो ज्यादा स्टेबल होंगे वो देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सेम सेम हमारा वो है कार्बन सीरीज, लेकिन उसके साथ अगर हमारे हेलोजन अलग अलग है, तब कौन से देंगे, जो आयोडीन वाले हैं वो जल्दी से रिएक्शन देंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज
एलिलिक और बेंजोइलिक हैलाइड अगर आ जाए तो ये भी SN1 रिएक्शन देते हैं। और क्यों देते हैं इसका रीजन, ठीक है, तो इसमें भी एक रीजन वही है दैट कार्बोकैटायन प्रोड्यूस एक्वायर स्टेबिलिटी बाय द रेजोनेंस, क्योंकि इनके भी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं रेजोनेंस के थ्रू। पिछली वाले में भी मैंने ये बताया कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना चांसेस है SN1 का। यहाँ पे भी ये सेम बात कह रहे हैं कि जो एलाइलिक है या बेंजोइलिक हैलाइड है वो भी स्टेबल हो जाते हैं रेजोनेंस से, इसलिए SN1 रिएक्शन देते हैं। आपको ये चीजें क्लियर तो हो रही हैं सबको? एक बार मुझे जल्दी से बताओ सब। 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ, तब तक लिख दो मैसेज। ओके, आई एम बैक। चलिए अब सुनो, एलेनिक और बेंजोइलिक हैलाइड दोनों के दोनों SN1 रिएक्शन देते हैं। अब ये क्यों देते हैं? क्योंकि इनके जो कार्बोकैटायन बनेंगे वो स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू, और अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है रेजोनेंस या किसी भी मेथड से तो मैंने बता दिया SN1 देगा, ठीक है। तो जल्दी से एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एलाइलिक और बेंजोइलिक हैलाइड कैसे स्टेबल है। तो पहले एलाइलिक होते क्या है? एलाइलिक होते हैं जब हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो विनाइलिक हो गया, ये विनाइलिक हो गया। इसके जस्ट नेक्स्ट CH और उससे जुड़ा है, ये है विनाइलिक, हमारा एनाइलिक। वो वाला विनाइलिक था, ये क्या है हमारा एलाइलिक, ठीक। ऐसे जुड़ा है तो हम इसे क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। अब इस एलाइलिक हैलाइड में से अगर Cl चला जाता है तो हमें पता है क्या बनेगा, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है, ठीक। ये हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, इसे मैं कह सकता हूँ एलिलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, एलाइलिक कार्बोकैटायन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस दिखा सकते हैं। रेजोनेंस कैसे दिखा सकते हैं? कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए इस डबल बॉन्ड से यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ चला गया, ठीक है। तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे मान रहा था तो इस वाले में वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 वाले के पास चला गया। बात एक ही है, चाहे वो फर्स्ट वाले के पास है चाहे थर्ड वाले के पास, ठीक है। सो ये क्या हुआ? रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस में जहां पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो वहां से हट रहा है, उसे स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के कारण ये इजीली SN1 रिएक्शन देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतनी अच्छी SN1 रिएक्शन देगा। अब यहाँ देखो मैं छोटी छोटी चीजों से बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल का एग्जांपल देगा, टिपिकल से मॉलिक्यूल का एग्जांपल देगा, वहां पे भी आपको क्या देखना है कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी मैंने बता चुका हूँ कार्बोकेटाइन्स की, तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है तो समझ जाओ वो SN1 देगा, बस सोचना ही क्या, ठीक है। और यही चीज मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जितना स्टेबल उतनी अच्छी। अब ये तो हो गया एलाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड भी क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है। अब ये Cl भाग गया, ये Cl चला गया, तो इसके Cl के बनते अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो वो कुछ ऐसा बनता है। अब इसमें भी सेम चीज होती है। ये क्या करता है? ये वाला कार्बन कहता है भैया बेंजीन मुझे एक काम कर, मुझे डबल बॉन्ड दे, मुझे पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना, वो रखो आप, मुझे क्या करो डबल बॉन्ड दे दो। तो बेंजीन से डबल बॉन्ड यहाँ आया, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, बाकी एज इट इज। अब बेंजीन में तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन को तो पता ही है एक कार्बन के ऊपर छोड़ना ही नहीं, ट्रांसफर करते रहो। अब की बार नीचे वाले पे पहुंचा दिया, फिर और मन किया तो इस वाले को यहाँ ट्रांसफर करा, तब और दूसरी जगह पहुंचा दिया।
और क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्टेबल है, एंड रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो बेंजिल भी क्या हुआ, बेंजिलिक हैलाइड भी स्टेबल हो गया। तो जो स्टेबल है कार्बोकेटायन वो देगा SN1। ठीक है, और इसके साथ SN1 की जो सारी राम कहानी थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी। बात क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, अब इसमें समझो कि जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं, सच एज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल या फिर एलिलिक बेंजाइलिक अल्कोहल, आल्सो शो रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। ये भी हमारे क्या हो सकते हैं, SN1 रिएक्शन दे सकते हैं। अल्कोहल भी रिएक्शंस दे सकते हैं, हैलाइड से नहीं। अगर अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी SN1 रिएक्शन दे सकता है, वो भी किसी और न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हटाया जा सकता है। ठीक है, और वही रीजन है दैट कार्बोकेटायन प्रोड्यूस एक्वायर्ड स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, क्योंकि इनमें भी कार्बो जो कैटायन होता है, ठीक है, वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। अब हम चलते हैं अगली टाइप की रिएक्शन, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। SN2 है, दैट इज बायोमोलिकुलर आया। इसका मतलब इसकी जो केमिकल काइनेटिक्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू सबस्टेंसेस, एक तो हमारा सबस्ट्रेट और एक हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए ये SN2 है, SN2। ठीक है, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू स्पेसिस, दैट इज सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल। ओके, अभिक्रिया किधर, दो स्पेसिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन है, स्टेप इसमें वन होते हैं, एक ही स्टेप होता है। ठीक है, और एक स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से आक्रमण करता है और लिविंग ग्रुप एक निकलता है, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। ठीक, इसका मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्टिंग ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, एक साथ होती है दोनों चीजें। ठीक है, ओके, दोनों चीजें एक साथ होती है, एक स्टेप में होती है। अब इसी स्टेप में एक बात कि एक तो ये चीज हो रही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और जो दूसरी चीज है वो निकल के जा रही है, लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है। क्या आ जाती है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें जो कार्बन होता है वो एक टाइम पे पेंटावेलेंस हो जाता है। हालांकि अनस्टेबल होता है लेकिन उसमें पेंटावेलेंसी आ जाती है, पांच चीजों को पकड़ के रखता है। ठीक है, चार तो पहले से ही होती है भाई, तीन हाइड्रोजन एक हेलाइड। ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करने के लिए आ जाता है तो उसको भी होल्ड करके रखता है। तो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो हो जाता है वो पेंटावेलेंस हो जाता है। एक चीज क्लियर हो गई। अब इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आपने SN1 में बताया था और इसलिए मैंने वहां पे फिलर किया था, मैंने चलो सही है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, SN1 में नहीं होता इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, SN2 में होता है। ठीक है, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी मॉलिक्यूल का जो एक तरह से स्पेशल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और इसे हम वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन उसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदलता है बिल्कुल ऐसा बदलता है जैसे एक छतरी का स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट, इट फेवर द नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करती है, फिर नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं जनरली उनको फेवर करती है। ठीक है, प्राइमरी हेलोएल्केन्स फेवर द SN2 मैकेनिज्म, प्राइमरी हेलोएल्केन्स SN2 को फॉलो करते हैं। अब देखो प्राइमरी आ गया, वहां पे टर्शियरी टर्शियरी चल रहा था, यहाँ प्राइमरी आ गया। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है वो सब बताऊंगा। ये रिएक्शन है, ठीक है। तो समझो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है OH, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक प्राइमरी हेलो एल्केन है, वहाँ CH3 जुड़े हुए थे, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी छोटा एक तरह से हेलो एल्केन है। और उसमें Cl हमारा लिविंग ग्रुप है, ये वाला हमारा लिविंग ग्रुप है Cl। ठीक है, तो होता क्या है, OH इतना इंतजार ही नहीं करता कि कार्बोकेटायन बने, ये सीधे जाके अटैक करता है, डायरेक्ट जाके अटैक करेगा। तो जाके अटैक करने में एक स्टेट आती है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जिस केस में आपका OH भी जुड़ा होता है और Cl भी जुड़ा होता है, दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस केस में हमारा जो कार्बन है वो आपको दिख रहा होगा, वो कैसा हो गया, पेंटावेलेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पेंटावेलेंस हो गया। पांच वैलेंसी है, एक, दो, तीन, चार और पांच, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेंटावेलेंस। ठीक, अब होता क्या है, जैसे जैसे OH जुड़ता जाता है Cl निकलता जाता है, तो लास्ट में जाके Cl निकल जाता है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो 10 प्राइमरी हेलोएल्केन से प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है।
ठीक है जी, क्लियर हुई रिएक्शन ये वाली? बताओ, समझ में आई बात? अच्छा लगा जान के? अब सुनो, यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेलो एल्केन्स ही क्यों दे रहे हैं आप? प्राइमरी हेलो एल्केन्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी हेलो एल्केन्स के साथ जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है, हमें पता है स्ट्रांग है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आता है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इंतजार ही नहीं करता, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं किसी को जाके ये कहूँ कि कार्बोकेटाइन बना तब मैं जुड़ूंगा, नहीं। वो कहता है कि मैं जाके अटैक कर लूंगा, डायरेक्ट अटैक। अब डायरेक्ट अटैक करने के लिए एक जगह भी तो होनी चाहिए। अगर ज्यादा CH3 या फिर ये कहें कि बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होंगे, तब जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो ये चाह रहे हैं कि भैया मैं अपने आप कार्बोकेटाइन बना लूंगा, ना बने तो भी बढ़िया, मैं तो अटैक करूंगा, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN2 को फॉलो करते हैं। एक बात, ठीक है, SN2 को फॉलो करते हैं, और SN2 को फॉलो करने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्राइमरी हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, होगी सारी बात क्लियर? ओके। अब देखो SN2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी एल्कोहल आर नॉट आइडियल फॉर डायरेक्ट SN2। हमने अभी पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन हो रही वो तो हो ही जाती है, SN1 में एल्कोहल की भी रिएक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बात अलग है। यहाँ ये कह रहे हैं जो प्राइमरी एल्कोहल है वो SN2 को फॉलो ही नहीं करते, वो SN2 को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज पुअर लिविंग ग्रुप एंड नॉट फेवर SN2। जो OH है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कि छोड़ के चला जाए, ठीक है, वो पुअर लिविंग ग्रुप है। और जब वो पुअर लिविंग ग्रुप है तो उसके साथ प्रॉब्लम यही है, ठीक है, कि वो SN2 को फेवर नहीं करता, जाना ही नहीं चाहता। आप जाना नहीं चाहते तो SN2 को फेवर भी नहीं करने का, ठीक है। And thus alcohol can be converted into compound with a good living group, making them suitable for SN2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्कोहल को पहले ऐसे कंपाउंड में बदलना पड़ता है जो गुड लिविंग ग्रुप हो, जिनमें लिविंग ग्रुप आसानी से निकल सकता है। एंड दिस कैन बी डन बाय प्रोटोनेशन इन द एसिडिक कंडीशन। और हम इसका कैसे करते हैं, प्रोटोनेशन कर लेते हैं एसिडिक कंडीशन में। तो कुल मिला के मैं जो पूरी कहानी कह रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ। ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल हम कह रहे हैं कि इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन करते हैं, इस पर एक प्रोटीन जो H पॉजिटिव है उसकी अटैक करा देते हैं। और जैसे इस पे H अटैक करता है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अचीव कर लेता है और ये बनाता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये जो पार्ट है अगर मैं इसे हटा कर देखूं तो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट जो हमारा H2 है वो है। ठीक, तो ये क्या होता है बाद में, ठीक है, आराम से न्यूक्लियोफाइल से इस पे अटैक हो जाता है, और जो हमारा ये H2 है वो निकल जाता है अलग। ठीक है, समझ गए? ये कहानी है। तो प्राइमरी जो एल्कोहल होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट SN2 नहीं देते, इसके लिए उन्हें पहले एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन कराना पड़ता है, उन्हें प्रोटॉन देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद वो जब प्रोटोनेटेड हो जाते हैं, जो कि एक बेटा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल उस पर जुड़ जाता है। फिर समझ गए हाँ या ना? पूरी कहानी एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने। अब ये मत कहना कि SN1 और SN2 में कि सर ये नहीं समझ में आ रहा कि प्राइमरी अल्कोहल देते हैं कि नहीं, या ये चीजें देते हैं कि नहीं, मैंने आपको सही चीज बता दी। ओके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये SN1 और SN2 की क्रियाशीलता आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात देखो, ये प्राइमरी है हेलो एल्केन्स, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन्स है। एक्चुअली ये अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इस तरह से है। तो हमें पता है SN1 में 3 डिग्री सबसे अच्छा देता है, ठीक है, और SN2 में जो हमारा देता है वो 0 डिग्री सबसे अच्छा देगा, जितना छोटा होगा उतना अच्छा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ ही हमारा जो SN1 और SN2 था वो होता है खत्म, वो बिल्कुल एंड हो जाता है। एक चीज और छोटी सी जो याद आ गई वो और बता देता हूँ, दैट अगर हम SN1 की बात करें तो हमें ये तो पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो आपको ऑर्डर बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो हमारा इसमें
रिएक्टिविटी होगी वो बेंजिलिक की होगी, ठीक है। उसके बाद एलाइलिक की, और ये दोनों के दोनों रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू स्टेबल होते हैं? बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एंड 0 डिग्री बहुत ही कम, ठीक है, समझ गए। और ये बाकी के बाकी प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन पूरी तरह से समझा दी, सब कुछ समझा दिया, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट था वो सारा, ठीक है। अब बेस्ट तरीका यही है, अपनी ओर से अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको ये चैप्टर पर को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर करा दी अब तक, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं उसके हिसाब से, ठीक है। आई होप कि फ्रेंड्स ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन था। इसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से लेकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसके दोनों टाइप क्लियर किए हैं। बीच में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म, और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको समझाया। क्योंकि जब आप बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी उसमें हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें पता हो, तभी वो रिएक्शन हो पाती हैं। आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा, और कंबाइंड सेशन भी इसलिए दिया था क्योंकि जेएससी लेक्चर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये कंबाइंड सेशन, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ रेट आउट ऑफ 10 रेट कीजिएगा, और प्लीज़ ग्रुप पर कीजिएगा। आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर इस सेशन को रेट कीजिएगा आउट ऑफ 10।